अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025। काफ़ी वाद और विवाद के बाद फाइनली देर रात लोकसभा से इस विधेयक की स्वीकृति हो चुकी है। इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 सांसदों ने अपने अपने मत दिए। साथियों, काफ़ी लंबे समय से वक्फ संशोधन विधेयक की चर्चा की जा रही है। इसके पहले जब सरकार ने इसे पेश करने की पेशकश की तो इसके विपक्ष में काफ़ी आवाज़ें सुनने को मिली, जिसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया कि इस वक्फ संशोधन विधेयक को पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाए और वहां से जो भी संशोधन या जो भी सुझाव मिलेगी उसके बाद ही इसको लोकसभा में लाया जाएगा। अपने तय एजेंडे के तहत सरकार ने पर्याप्त समय दिया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपने जो भी सुझाव दिए उनके सुझावों को, उनके रिकमेंड्स को एक्सेप्ट करते हुए जब दोबारा से ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसके बाद संसदीय और अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू ने जब इसे विधेयक को प्रस्तुत किया, इसके बाद इस पर चर्चा गर्मजोशी से भरी रही। कई सदस्यों ने इसके पक्ष में अपनी राय रखी तो वहीं विपक्ष के कई सदस्यों ने इसके विपक्ष में भी रखा। कई आरोप प्रत्यारोपों के बाद फाइनल जब इसकी वोटिंग हुई, डिजिटल तरीके से इसकी वोटिंग करवाई गई। जिन सदस्यों के पास टेक्निकल एरर था उनको मत पर्चियाँ भी दी गई और इसके बाद फाइनल जब रिजल्ट आया तो लोकसभा स्पीकर ने इस विधेयक की स्वीकृत होने की घोषणा की। साथियों, इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। लोगों को सच से किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग, हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि इस वक्फ को पढ़े और समझे। कई मेरे मुसलमान भाई भी हैं जो कि वक्फ के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से भरमाया जाता है कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी खींचेगी, सरकार उनकी प्रॉपर्टी को जमा कर लेगी, जब्त कर लेगी और उनके राइट्स को कम कर रही है। मैं आपको एक बात साफ कर दूं, ये उसी प्रकार का भ्रम है जैसे 2 साल पहले आपको सीए के खिलाफ भरमाया जा रहा था, आपको भड़काया जा रहा था कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी और सीए लागू हुए देश में 2 साल हो चुके हैं, अब तक किसी भी एक मुसलमान की नागरिकता नहीं ली गई। साथ ही इस बात से स्पष्ट होता है कि वक्फ जो संशोधन है यह मुसलमान, गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों और सामान्य लोगों के हित में है। इसमें सरकार किसी प्रकार का बड़ा बदलाव नहीं करने जा रही है। जो इसकी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए इसमें एक ट्रांसपेरेंसी की रिक्वेस्ट थी और एक ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता थी, उसके लिए ये लाया जा रहा है। विपक्ष के एक नेता को हमने यह भी कहते हुए सुना कि सरकार को वक्फ का मतलब पता नहीं है और वक्फ में संशोधन कर रही है। साथियों, ऐसे सांसदों को मेरा जवाब होगा कि वक्फ अरबी का एक शब्द होता है जिसका मतलब है कुछ देना या डहाना। इसका मतलब होता है जिस प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं होता है उसे अल्लाह के नाम कर दी जाए, या कोई अपनी प्रॉपर्टी अपनी स्वेच्छा से देना चाहता है तो वह उसे वक्फ कर सकता है, यानी अल्लाह के नाम दे सकता है। एक बार कोई प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम हो जाने के बाद वो कानूनी या किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा या उसका बिजनेस नहीं किया जा सकता, विनिमय नहीं किया जा सकता, ऐसे कुछ प्रावधान है। साथ ही इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम एक सेकुलर कंट्री पे रह रहे हैं। इस कंट्री पे सिर्फ माइनॉरिटी के नाम में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं रह रही है, यहाँ पे जैन भी रह रहे हैं, बौद्ध भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, पारसी भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं। किसी और प्रैक्टिसर के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन देश में 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस, जो कि देश की आज़ादी के समय से ही देश का नेतृत्व कर रही है, उसने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे तुष्टीकरण को बल मिले और वो अपनी वोट बैंक की राजनीति चलाती रहें। साथियों, जिन सदस्यों ने इसके विपक्ष में अपने रुख रखे उन्होंने वक्फ की वास्तविक सच्चाई को लोगों के सामने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ सरकार पर आरोप लगाया, जबकि सरकार ने इसके पहलुओं को जनता के सामने रखा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में देर रात 12 बजे तक इस पर चर्चा हुई और सारे पहलुओं को क्लियर किया गया। वहीं कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो कि सच को स्वीकार नहीं कर रहे, विरोध कर रहे थे। जैसे किसान आंदोलन के समय कुछ किसानों को भरमाया जा रहा था ताकि सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन वो जो कानून थे उनके सच को समझने की कोशिश नहीं की। ठीक इसी वक्फ कानून के संदर्भ में भी ऐसा ही कुछ है।
मैं आपको इस कानून के विषय में क्या सच है और क्या गलत है वो आपको बताना चाहूँगा। संशोधन विधेयक 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है, वक्फ अधिनियम 1955 में संशोधन करके इसकी दक्षता को बढ़ाना, इसमें प्रौद्योगिकी को समावेशित करना और ट्रांसपेरेंसी को विशेष बल देना, वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और उनके प्रबंधन में सुधार करना, वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी व जवाबदेही बनाना, धरोहरों, स्थलों व व्यक्तिगत संपत्तियों के स्वामित्व की सुरक्षा करना, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए स्वयं स्वसहायता समूहों और वित्तीय स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। साथियों, इस विधेयक में संशोधन करने का ये मूल उद्देश्य था सरकार का। मुझे नहीं लग रहा इससे किसी की प्रॉपर्टी छीनेगी, बल्कि दबे कुचले हुए गरीब वर्ग के मुसलमानों को इससे और भी ज़्यादा बल मिलेगा और उन्हें एक प्रकार से सहायता मिलेगी। लेकिन देश का एक ऐसा भी वर्ग है जो कि एक खास कम्युनिटी को हमेशा बरगला रहा है, उसे हमेशा माइनॉरिटी के नाम पे दबाने, धमकाने, ऐसे कई लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आज़ाद भारत में ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन होता यही है कि हमारे लोग जिन्हें हम अपना रहनुमा मानते हैं वो हमारा किस प्रकार से मिसयूज करते हैं, ये उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमें और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे हमें अपने अपने फेथ, अपनी आस्था और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और उसके मानने की पूर्ण आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस आज़ादी के नाम पर हम कुछ भी कर बैठें, देश की संपत्ति और देश के संसाधनों पर हम उस पर एक तरफ से कब्जा करते जाएं और जब कोई विवाद हमारे पास आए तो उस पर हम कानूनी सलाह न लें, बल्कि हम वक्फ का सहारा ले लें और ये कह दें कि वक्फ की प्रॉपर्टी है ताकि इस पर कोई और दावा ना कर सके। साथियों, देश का दुर्भाग्य है, देश में वक्फ जैसी व्यवस्था सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए लाई गई, जबकि माइनॉरिटी के रूप में यहाँ पे ईसाई, जैन, सिख, पारसी और भी कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। कहने के लिए हम अपने आप को यह कहते हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री पे रहते हैं जहाँ पे सभी के लिए एक समान अधिकार, एक समान सम्मान और सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी राजनीतिक, आर्थिक अधिकार एक जैसे होने चाहिए, लेकिन एक धर्म के लिए इस प्रकार से कानूनी व्यवस्थाएं दी गई जिससे उस धर्म को खास बढ़ावा मिला। कहने के लिए धर्म शिक्षा के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत करीब है, लेकिन वक्फ जैसी व्यवस्था बना करके उसको इतनी अवैध तरीके से प्रॉपर्टी दी गई। सरकार का ही अगस्त 2022 का ये रिपोर्ट कहता है कि वक्फ के पास 8,55,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। साथियों, ये प्रॉपर्टी देश की सबसे बड़ी संस्था रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे बड़ी है। देश में सिर्फ 8 या 9% मुसलमान रहते हैं और उनके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे संभव हो सकती है। वक्फ संशोधन को कानूनी जामा इंदिरा गांधी की सरकार पे 1970 के दशक में पहनाई गई। इससे पहले वक्फ जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ इसका नाम था, लेकिन इसको संसदीय रूप से कोई ऐसी मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसे मान्यता प्राप्त प्रदान करके इंदिरा गांधी ने एक खास धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया और एक नया विवाद जन्म दे दिया। 1995 में वक्फ जो संशोधन विधेयक था उसे और राइट्स दिए गए और 2013 में तो हद ये हो गई जब यूपीए की सरकार चुनाव से पहले एक खास कम्युनिटी को संतुष्ट करना चाहती थी तो उसे असीमित शक्तियां दे दी गई। साथियों, देश कानून और संविधान में बनाए गए नियमों से चलेगा, लेकिन इसको इतनी शक्तियां दी गई कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश कर सकता है उसे देश के न्यायालयों में, देश की अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था से एक गंभीर समस्या हुई जिसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। देश में हमें गणेश पूजा जैसी पवित्र पूजा और आराधना के लिए हमें हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, क्योंकि उसमें वक्फ ने दावा पेश किया था कि प्रॉपर्टी हमारी है और किसी गैर इबादत करने वाले को इसमें परमिशन नहीं दी जा सकती। हालांकि शुक्रगुजार हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने फाइनली इस विवाद को सुलझाया और पूजा की अनुमति दे दी गई। इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1500 साल पुराना तमिलनाडु का एक गाँव जहाँ पे हिंदुओं की ही बहुल आबादी है, लेकिन वक्फ ने उस पर भी अपना दावा पेश कर दिया। इसके साथ साथ देश की
राजधानी दिल्ली, जहाँ पे राजधानी परिक्षेत्र है, जो एरिया है, वहाँ पे भी वक्फ ने अपनी संपत्ति का दावा किया। साथियों, ये कितना गंभीर विषय है और लोग इसकी सच्चाई को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ ऐसी कोई, मैं वक्फ की ही बात क्या करूं, कोई और भी ऐसी संस्था देश में क्यों होनी चाहिए जो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना घोषित कर दे और उसके लिए कानूनी सुनवाई की व्यवस्था ना हो। जब इस पर संशोधन किए जा रहे हैं तो इसके सारे पहलुओं को इसी विषय पे ध्यान दिया जा रहा है, जबकि इसकी प्रैक्टिसिंग पे, इसके फॉलोइंग पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं करता है जिससे मुसलमानों को उसकी आस्था में या उसके रिलीजियस को प्रमोट करने का प्रयास किया जाए। ये सिर्फ प्रॉपर्टी को हड़पने का एक एजेंसी, एक अड्डा बन चुका है, जैसा कि अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा। इसके साथ साथ इसकी बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। साथियों, आज दिन भर की जो लाइव टेलीकास्ट था संसद के भीतर से, वो मैंने देखा और एक बात मैंने यह भी देखी कि जो लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं, बचाव की बात करते हैं संविधान का, आज उन्हीं में से एक सदस्य ने इस बिल को फाड़ा। साथियों, ये कितने शर्म की बात है कि जिस संसद की शोभा हमारे चुने हुए सांसद हैं, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सरकार या जनता का इतना बड़ा खर्च उन सांसदों की सिक्योरिटी, सुरक्षा और उनकी व्यवस्था के लिए किया जाता है, वो एक सदस्य ने इस कानून को फाड़ा। जबकि उसके पक्ष में अपनी राय रखना, विपक्ष में अपनी राय रखना, ये आपका अधिकार है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? ये कानून किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ये देश की संसद का कानून, संसद का कानून था, देश का कानून था। आप इसे कैसे ऐसे फाड़ सकते हैं? मुझे लग रहा है ऐसे सांसदों की संसदीय जो क्षमता है या उनकी जो पद है, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही इसके कुछ और मेरे पास पहलू हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आप इस विषय को और बेहतर तरीके से समझ सकें। साथियों, मैं एक कानून का विद्यार्थी हूँ और इसके कानूनी पहलुओं को भी समझने की मैंने खूब कोशिश की। इस बिल का 40% लगभग मैंने खुद से पढ़े हैं, उसमें से कुछ सार्थक चीज़ों को उसकी कुछ हाईलाइटेड चीज़ों को मैंने आपके सामने लाया है। इसके साथ साथ कई आर्टिकल्स का हवाला दिया गया एक सदस्य के द्वारा, असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद हैं। उन्होंने अपनी चालाकी के साथ इस कानून का विरोध किया और उन बातों को उखाड़ा, उन बातों को उन्होंने लोगों के सामने रखा, जिससे इसके विपक्ष विरोध में अपने तथ्यों को उन्होंने स्पष्ट किया, जो कि तथ्य सिर्फ भ्रमित करने वाले थे। उनके जवाब में हमारे एक नए युवा सांसद ने और बहुत बेहतरीन जवाब दिया। तेजस्वी सूर्या ने जो जवाब दिया, काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने ओवैसी को पहली बार ऐसा ललकारा कि ये देश को मिसगाइड कर रहे हैं, ताकि मुसलमान भड़क जाए। और इस कानून को ना मानने पर भी जो ओवैसी ने अपना बयान दिया, अपना वक्तव्य दिया, उसका भी करारा जवाब था। ओवैसी की जो चिंताएं थी, जो उन्होंने संसद में रखा, उसके संदर्भ में मेरी जो प्रतिक्रिया है वो आप सुन सकते हैं इस पर, कि सब कुछ इसके खिलाफत नहीं था। वक्फ को सरकार ने समाप्त करने की बात नहीं की, जबकि मुझे लग रहा है कि ऐसी संस्थाओं को सरकार को कानूनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो मेन पहलू था कि आर्टिकल 26 का वायलेशन बताया और आर्टिकल 25 का ही वायलेशन बताया असदुद्दीन ओवैसी ने। कानून के कितने बड़े जानकार हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन कानून को किस तरीके से गलत तरीके से एक्सप्लेन करना, ये कोई असदुद्दीन ओवैसी से सीखे। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो देश को सेकुलर होने पर खूब तालियां पीटते हैं, लेकिन जब उन्हीं का छोटा भाई 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की बात करता है कि पुलिस हटा लो, तो उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो कि दिन और रात मुसलमानों को सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। नफरत का एक ऐसा जीता जागता ये सबूत है। यदि जिन्ना ने इस देश को बांटा और मुसलमानों के बीच किसी ने भेद फैला किया वर्तमान में, तो मुझे लग रहा है इन दोनों का कंपैरिजन बहुत अच्छा होगा और ये दोनों इस काम में काफ़ी प्रबल भी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने, जैसे कि इसमें एक संशोधन का एक ऐसा पार्ट भी है कि यदि ऐसा कोई विवाद आता है
तो कलेक्टर इसकी जांच करेंगे या कलेक्टर इसको तय करेगा। जब तक वो विवादित रहेगा, कोर्ट के निर्णय के बाद, कोर्ट का निर्णय नहीं आता तो कलेक्टर वो तय करेगा कि ये ज़मीन किसकी है और कौन इसका उपयोग करेगा। तो चूँकि कलेक्टर एक सरकार का अंग, सरकार या कब कई जो है वो जो है किसी सरकार का या बहुमत का आया हुआ व्यक्ति नहीं है, वो एक पोजीशन है उसकी। और कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो जिलाधीश होता है। वो अपनी सर्विस ऑनेस्टी के साथ करता है और पब्लिक के लिए करता है। वो किसी पार्टी या किसी खास व्यक्ति के दबाव में काम नहीं करता। तो उसकी नियति पर, उसकी कार्यक्षमता पर और उसके विवेक पर और उसकी पोजीशन पर सवाल खड़ा करना मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए सही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, जो कि कानून के इतने बड़े जानकार अपने आप को मानता है, उसके लिए सब बातों का कोई मोल नहीं है। हाँ, यदि कोई कलेक्टर या कोई भी पदाधिकारी है, यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए डिसिप्लिन एक्ट है। यदि उसमें वायलेंस होता है, डिसिप्लिन एक्ट का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसके लिए अलग प्रावधान है। 120 मस्जिदें हैं दिल्ली का, जिसमें वक्फ अपना दावा करता है। उसका कहना है कि सारी सरकार के पास हो जाएंगी। सरकार ने पहले स्पष्ट किया है कि सरकार के मंशा किसी की ज़मीन को हड़पना नहीं है, जबकि वक्फ को ट्रांसपेरेंट बनाना है। उसमें अब तक सिर्फ 8 महिलाओं को स्थान दिया गया है, जबकि नई जो कमेटी बनेगी उसमें 2 महिलाएं मैंडेटरी रहेंगी। इसके साथ साथ ओवैसी ने यह भी बताने की कोशिश की कि वक्फ में गैर मुस्लिमों को अब जगह दी जाएगी। साथियों, देश का कानूनी हिस्सा, कानूनी यदि उसको कानूनी तहरीक दी गई है तो उसमें गैर मुस्लिम का होना जैसी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हैं। जबकि ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है कि इस विषय को हमारे पक्षों को समझने के लिए या दूसरे लोगों तक एक्सप्लेन करने के लिए, इसके अंदर कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम जो लोग रहेंगे सरकार की तरफ से, वो तो कम से कम आवाज़ उठाएंगे। तो ये आम मुसलमानों के तो हित में है, लेकिन उनके लिए ज़रूर हित नहीं है जो वक्फ का मिसयूज करते हैं। दूसरा, ये कहा गया कि इंक्रोचमेंट 17,000 जो ज़मीन है, 17,000 एकड़ जो ज़मीन है, वो इंक्रोचमेंट में सरकार ने ले लिया है, या उसमें लोगों ने जो इंक्रोचमेंट किए है वो सरकार एक झटके में कब्जा कर लेगी। साथ ही यदि ऐसा कुछ होगा तो इसमें जो है रिफिल और अपील की व्यवस्था अब तक नहीं थी। सरकार यदि ये व्यवस्था ला रही है, यदि किसी का डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट इसे तय करेगी, सरकार इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर रही है। और कई ऐसे केसों का हवाला दिया गया। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ भ्रमित करने से ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा एक सिख भाई ने भी बड़ी हमदर्दी दिखाई, मुसलमानों के प्रति बड़ी सिंपैथी दिखाई, और अकाली दल के एक नेता ने भी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, और इस कदर आरोप प्रत्यारोप लगाए कि जैसे लग रहा था कि सारा सच वही बयां कर रही हैं। उसके कुछ समय पहले तक जब सरकार के साथ थी, सरकार के पक्ष में थी, तो सारी चीज़ें सही थी। सिख भाइयों को भी समझना होगा कि चंद लोग होते हैं जो कि राजनीति के स्वार्थ के लिए कैसे भूल जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों को जिन मुग़लों ने मिट्टी में चुनवा दिया, आज उन्हीं सरदारों में से एक खड़ा होकर के उन्हीं मुग़लों के कानून को, उन्हीं मुग़लों की बनाई हुई व्यवस्था का समर्थन कर रहा है। साथियों, समय कैसे करवट लेता है कि लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कितनी जल्दी बदल जाते हैं। साथियों, हम मुसलमानों के खिलाफ़ नहीं, हम मुसलमानों के साथ हैं। मुसलमानों को राष्ट्र के साथ होना चाहिए, देश के साथ होना चाहिए, देश के संविधान के साथ होना चाहिए। आपको आपके धर्म की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस धर्म के नाम पे, उस धर्म की आज़ादी के नाम पर आप कुछ भी कर बैठें। यदि मुसलमानों को वाकई में देश के साथ चलना है तो कांग्रेस के तुष्टीकरण को छोड़ें और वो डॉक्टर कलाम के विचारों से प्रेरित हों, डॉक्टर कलाम के विचारों के साथ आगे बढ़ें। अभी हाल ही में मैंने एक और स्पीच सुना है राजस्थान विधानसभा का। एक हमारी मुस्लिम बहन ने ही मुसलमानों को आईना दिखाया है। तो ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। देश में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे मुसलमान हैं। मोहम्मद आरिफ जो कि गवर्नर हैं बिहार के, इसके पहले केरल के भी गवर्नर रह चुकी हैं, तो उनकी बातों को फॉलो करना होगा
और देश के साथ मिलकर के चलना होगा। हमें हर वक्त एक ऐसे धुन में नहीं जीना है कि हम बस अरबी मुस्लिम हैं। हमें भारत का मुसलमान होकर के और गर्व से कहना होगा कि हम भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्मों का, सभी लोगों का हम सम्मान करके जीना चाहते हैं। साथियों, इस अंक में तो थी मेरी ये बातें। हाँ, वक्फ में हुए हाल ही के संशोधनों पर अपनी व्यापक डिस्कशन के साथ नए वीडियो में भी आएंगे और इसके सारे पहलुओं को समझाने का प्रयास करेंगे। आपका कोई सुझाव या फीडबैक हमारे लिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।